भाई गुड आफ्टरनून है सब रहनू। कैसे हालचाल है? बढ़िया है सबके? ओके। भाई इससे पहले कि लेक्चर 3 शुरू करें, जस्ट एक ब्रीफ ब्रशअप मार लेते क्या क्या किया था लास्ट टाइम। लास्ट टाइम हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन किया था, जिसमें बगैर फिजिकल कांटेक्ट के, बगैर किसी चार्ज चीज को टच करे हुए हमने बॉडीज को चार्ज कर दिया था। थियोरेटिकल आइडिया था वो। देन वी सॉ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। उसमें 3 प्रॉपर्टीज देखी हमने। पहली, एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब है चार्जेस को ऐड किया जा सकता है, बिल्कुल, बट यू हैव टू टेक देयर साइन इनटू कंसिडरेशन। बगैर साइन के चार्ज को ऐड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दूसरा था कंजर्वेशन, जो कहता था कि इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कोई भी परिस्थिति हुई हो, नेट इनिशियल चार्ज जितना होगा, नेट फाइनल चार्ज उतना ही रहेगा। एंड थर्डली, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, was quantization, which said that all charges in the universe occur as an integral multiple of one fundamental charge. So Q was Ne, where E was the charge on an electron, जिसकी वैल्यू 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम थी, and N was an integer. बिल्कुल। तो कोई भी चार्ज फाइंड करना हो, नंबर n मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन करके यह आइडिया संपन्न किया जा सकता है। और फिर हमने लास्ट टाइम का सुपरस्टार देखा। कौन सा था लास्ट टाइम का सुपरस्टार भाई? कूलम्स लॉ। बिल्कुल सही जवाब। तो कूलम्स लॉ gave us the force between two charges. It said that अगर तुम्हारे पास दो stationary point like charges हो, which are at a distance r from each other, then the electric force between them is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So this gives me F proportional to Q1 Q2 by R square, and as a result proportionality constant ला करके F is equal to K Q1 Q2 by R square. Here K, this is the most widely used equation. K is called Coulomb's constant, जिसका वैल्यू है 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑल्सो वी रोट, ये एक गंभीर परिस्थिति के अनुरूप हमें लिखना पड़ा K को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इक्वेशन बन गया, ये इसको उड़ा देता हूं मैं बाजू वाले को। बिल्कुल, आप ये इक्वेशन यूज करना चाहो ये कर सकते हो, ये यूज करना चाहो ये कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड एप्सिलॉन 0 के साथ इंट्रोडक्शन जरूरी था। इट वाज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एयर का भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इसकी वैल्यू 8.85 यूनिट्स का खास ध्यान रखिएगा, गलती ना होने पाए। सो दिस वाज द आइडिया दैट वी सॉ लास्ट टाइम। यस, एब्सोल्युटली। तो कोई मेरे को पूछ रहा है कि सर इलस्ट्रेशन 1.3 कराओ जरा, तो मैं इलस्ट्रेशन 1.3 कराने जा रहा हूं। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो? ओके। सो इलस्ट्रेशन 1.3 में, यस जी, हाँ, actually they should have given you the idea कि assume that 1 cup of water contains 250 gram. They should have told you that, but they haven't told you that. We will have to take that as an assumption in the illustration itself. So they have asked you to find the total positive charge and total negative charge in a cup of water. So the first assumption, so positive charge find करना है, we'll call it Q plus, and negative charge find करना है, which will call Q minus. अच्छा, सबसे पहली बात, we'll have to make the assumption that assume that
a cup of water is 250 ग्राम. इसका मास कप ऑफ वाटर का 250 ग्राम है. अच्छा, नाउ लेट्स फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ वाटर. वाटर इज H2O. H2O इसका मतलब एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है. आपको पता है एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल. एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल. सो एटॉमिक वेट, मैंने एटॉमिक वेट को @WD लिख दिया, ऑफ वाटर भाई 16 प्लस, अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं. सो 2 1s are 2. तो 16 plus 2 is how much? 18 ग्राम पर मोल. इज दिस अग्रीएबल? 18 ग्राम पर मोल इज गुड. तो ये वाटर का एटॉमिक वेट मिल गया. और इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 18 ग्राम वाटर में देयर विल बी 1 मोल एटम्स. सो इन 18 ग्राम वाटर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, 1 मोल, यू रिमेंबर एवोगाड्रो नंबर 1 मोल में कितने होता है? 6.023 into 10⁻23 atoms. Yeah, molecules. Okay, no issues. So 250 ग्राम वाटर में कितने होंगे भला? बिल्कुल. सो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स in 250 gram is, simple cross multiplication will give you n is equal to divide by, I'm not going to calculate it right now, मैं कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा. तो मेरा पहला पार्ट खत्म हुआ कि 250 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं वो मैंने फाइंड कर लिए. नाउ अब मैं उतरता हूं H2O में. H2O, वाटर इज H2O. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सम. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. इसका मतलब है 8 प्रोटॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है. इसका मतलब 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. अब H कितने हैं? 2. तो इन 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितने प्रोटॉन्स हैं? 8 इसके, और ये H2 है ना, 2 H है, तो एक और एक 2 प्रोटॉन उसके. सो देयर आर 10 protons and an equal number 10 electrons. Is this absolutely agreeable? क्या इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. सबसे पहले तो 250 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने. अब हर मॉलिक्यूल, वाटर के हर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीजन में 8 है, हाइड्रोजन में 1 है, पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2. तो 1 और 1 2, 8 और 2 10 प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन. यूजिंग द आइडिया Q इज इक्वल टू एनी. भाई प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? इजंट इट प्लस E? Yes, sir. Can I take this much off now? Yes, sir. Would you want to have a look? Okay. So charge, इसको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं. So charge on a proton is plus E. So net charge on a molecule of H2O, net charge on net positive charge, sorry, net positive charge on H2O molecule, single molecule, isn't it plus 10E? 10 प्रोटॉन है, हर एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E,
तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ मॉलिक्यूल का? +10e। हर एक मॉलिक्यूल का चार्ज इतना, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो टोटल पॉजिटिव चार्ज in 250 gram water is +10e the whole into number n. I think it is a simple multiplication idea right now. Yes, sir. पर आप लोग एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन आइडिया की भी, 6.52. सॉरी 836.52. तुमने सब कुछ ले लिया? -19 + 23 that's 4, 836.92. Is that correct? Kindly check someone out. Someone check it out. 836.92. I don't know. 1.38 into 10 to the power 7. अब ये देखो, ये 10 to the power 7 कैसे आ गया भाई? सर मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर लिया. 1.33 into 10 to the 1.33 into 10 to the 7. yes sir यही आता है. Yes, 1.33 into 10 to the 7. मतलब एक्चुअली 250 into 6.02 divided by 18 into 1.6 into 10 is 1338 point something, है ना? Yes sir. एंड फिर तूने 1230 लिया तो 1.338 into 10 raised to 7, or you could call it 1.34 into 10 raised to 7. Is this okay? Yes, sir. एंड तुमको 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज फाइंड करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, है ना? Yes sir. So the amount of negative charge is same as the amount of positive charge. So you don't need to find that. The negative charge has to be equal to the positive charge because the atom is electrically neutral. So might as well Q minus is also 1.34. ये magnitudes हैं, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, एंड टोटल मिलाएंगे तो 0 हो जाएगा. वैल्यूज ऐड मत कर लेना, नहीं तो 2.68 हो जाएगा. तुम सोचोगे सर 2.68 चार्ज है क्या? नहीं नहीं, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, टोटल मिला के 0 हो जाएगा. इज दिस मच एब्सोल्युटली क्लियर जेंटलमैन? Yes, sir. Okay, shall we move on? PK, your doubts are cleared now? Yes sir. ओके डोकी, तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, लास्ट टाइम हमने कूलम्स लॉ देखा था स्केलर फॉर्म में, आज कूलम्स लॉ देखेंगे वेक्टर फॉर्म में. क्या बात है? आई थिंक अ वेरी सिमिलर आइडिया टू न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. आई होप यू रिमेंबर सम आइडियाज. कुछ यादें आती होंगी शाम सवेरे. चलो अच्छा. सो भाई सॉलिड आइटम आइए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. भाई ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज है. मेरे पास दो चार्जेस हैं, ये Q1, ये Q2, एंड पोजीशन वेक्टर्स भी दिखा देता हूं. या दिस विल बी लाइक अ सेंस ऑफ डेजा वू, जो हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में करा था, कुछ उसी फ्रीक्वेंसी पे ये चीज चल रही है. सो कंसिडर टू चार्जेस Q1 and Q2 at position vectors r1 bar and r2 bar in this Cartesian coordinate system. बराबर? So consider two stationary point like charges, of course. अब उतना सब लिखने की जरूरत नहीं है. Q1 and Q2 at position vectors r1 bar and r2 bar respectively. Okay sir, क्या चाहते क्या है हम? ध्यान से, मिशन टेम्पलेट क्या है?
we need to find the electric force on Q1 due to Q2. On Q1 due to Q2. जब मैं कहता हूं on Q1 मतलब Q1 को पढ़ रही है, due to Q2 मतलब Q2 मार रहा है, isn't it? So electric force on Q1 ड्यू टू Q2 इज, सर्वप्रथम तो नाम क्या है श्रीमान? F12. क्यों F1 2 बार? क्योंकि 1 को पढ़ रही 2 मार रहा। तो अगर 1 को पढ़ रही है, ये नंबर 1 है, और 2 इसको मार रहा है तेरी तो कौन आगे भागेगा? 1। पिछवाड़े में कौन भागेगा? 2। ये भले ये बहुत ही वायलेंट एनालॉजी है, मारामारी की बात है, बट ये यहां पे एब्सोल्युटली काम कर जाता है। तुमको ये पता चलना चाहिए किसको पढ़ रही है। अब यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1। ऑन Q1 मतलब Q1 को पढ़ रही है भाई, एंड ड्यू टू Q2 मतलब Q2 महाराज मार रहे हैं। तो आगे दौड़ेगा 1, पीछे दौड़ेगा 2। तो हमेशा आगे 1 पीछे 2। तो इस फोर्स का नाम है F12 बार। इज दिस अग्रीएबल? कोई शक? अच्छा, इंपॉर्टेंट ये, सपोज मैं तुमसे कहता फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2, कोई चिल्लाएगा नहीं? किसको पूछते हैं? वैमोस, कैन यू गिव मी द नेम ऑफ दैट फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2? इस फोर्स का नाम क्या होगा? F32। पहले F32 आता है, फिर बार आता है। वेरी गुड, F32 बार, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात पकड़ते हैं, किसी को पूछते हैं। तुमको लगेगा सर टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना, तो अक्सर हम इंटरप्रेट करने में गलती कर देते हैं, क्या है क्या नहीं करके। फोर्स ड्यू टू Q1 on Q4. Now who's going to tell me this number? Nobody will shout. Let me find out. वो यशवी है क्या? आप ट्राई करोगे कि नहीं? करो, गलत तो गलत। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंग्लिश पढ़ लिए हो बहुत। मैंने शब्दों को थोड़ा पलट दिया, आपने देखा? मैंने शब्दों को थोड़ा पलट दिया है, क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी टाइप का मिले, ऑन दिस, ड्यू टू दिस, इस तरह का भी हो सकता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट भाई, ड्यू टू दिस, ऑन दिस मतलब किसको पढ़ रही? 4 को। और कौन मार रहा? 1। तो 4 को पढ़ रही, 1 मार रहा, तो दिस इज F41 बार। इज दिस एब्सोल्युटली कॉकर? कोई शक, इतना सा भी शक नहीं चाहिए मुझे। ओकी डोकी। तो चलो फिर से चलते हैं आगे, जहां पे रोका था वहीं पे चलते हैं। भाई, कूलम्स लॉ ने क्या कहा था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सिंपल। अब यहां पे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अच्छा, सोचिए जरा, 1 को पढ़ रही है, 2 मार रहा है। 1 को पढ़ रही, 2 मार रहा है। 2 इसको कैसे मारेगा? सपोज कीजिए ये 1 है, मैं 2 हूं, मैं इसको कैसे मारूंगा? डिश। कैन यू सी दिस? डिश। सो मेरा मारामारी का वेक्टर 2 से 1 की तरफ का होगा। डू यू अग्री?
गंदा गंदा वेक्टर। Yes, sir. भले मारा ऐसा है पर ये ऐसा है। जैसे ये 2 महाराज है और ये 1 महाराज है। 2 1 को कैसे मारेगा? ये जा चल ठीक क्या, ये डिश नहीं है, डिश क्या है, बराबर है। ये डायरेक्शन है द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का। सो 2 मार रहा है, 1 को पड़ रही है, दिस इज द डायरेक्शन। कोई शक डायरेक्शन में? इसका नाम है R12 बार। आप देखेंगे सब में पहले 1 और फिर 2 आने वाला है। ओके, इज दिस अग्रीएबल? मैंने डायरेक्शन बनाया भाई, डायरेक्शन Learn, please. सपोज ये Q1 होता और ये Q2 होता, मुझे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जानना है। मतलब 1 को पड़ रही है, 2 मार रहा है। ये 2 1 को कैसे मारेगा? कोई भी दूसरे बॉडी को धक्का कैसे मारता है, ऐसा ना? हाँ, sir. तो ये इसको धक्का कैसे मारेगा? डिश बराबर। तो इसको पड़ रही है, ये मार रहा है, कैसा मारेगा? डिश ये फोर्स का डायरेक्शन होगा तेरे। ओके, नाउ इट इज ओके। सो Sir, force का direction clear है. फोर्स का डायरेक्शन आपने जो समझाया ना, उसमें direction clear है. क्लियर है ना? हाँ बस। तो F12 बार इज के Q1 Q2 अपॉन, भाई Q1 और Q2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? R12 बार का मैग्नीट्यूड, तो मॉड R12 बार स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। पर ये के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर तो हो गया। डायरेक्शन तो बताया नहीं सर, क्योंकि इसके मुंडी पे बार है। तो बेस्ट क्या है? यूनिट वेक्टर R12 Yes. cap. Is this clear? Absolutely. Sir, जी, sir, इसमें भी हम वो unit vector को vector को इसमें भी use करें. हाँ बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो F12 बार इज के Q1 Q2 ओवर मॉड R12 बार स्क्वायर इंटू R12 कैप। एक बात याद रख लेना, हियर मॉड R12 बार इज द डिस्टेंस, the magnitude, the distance between the charges Q1 and Q2, and R12 cap unit vector along the direction of R12 bar. Okay, also अब do you know unit vector is vector upon its magnitude? Also Yes, sir. R cap, अच्छा इतना नीचे दिख रहा है आपको? R cap is R bar, नहीं दिख रहा ना? हर बार आपको बोर्ड हर बार जी जी जी, पर मैं सोचता हूं मैं जगह चेंज कर दूं। डायग्राम को बोर्ड उड़ा सकते हैं. डायग्राम को नहीं उड़ाएंगे, भाई आप लोग ये लिख लिया ना, इसकी जगह चाहिए होगी अपने को। ऑल्सो आर कैप, मैं फिर से घूम फिर के यहीं आ गया, इज आर बार ओवर मॉड आर बार। आई थिंक एवरीबडी नोज दिस। सो R12 कैप इज R12 बार ओवर मॉड R12 बार। तो ये R12 कैप की जगह R12 बार ओवर मॉड R12 बार लगावांगे। पुट 2 in 1। जगह की तंगी के कारण क्या क्या करना पड़ रहा है। सो F12 बार इज के Q1 Q2 ओवर मॉड R12 बार स्क्वायर इनटू, अब R12 कैप की जगह R12 बार ओवर मॉड R12 बार। भाई नीचे कितने मोड हो गए? 2 और 1 3, 3 मोड हो गए ना? वेरी गुड। F12 बार is K Q1 Q2 over mod
R12 बार क्यूब इंटू, ये आया उसका दूसरा फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 का। पहले फॉर्म में यूनिट वेक्टर था, दूसरे फॉर्म में नॉर्मल वेक्टर आर बार है, एंड अब तीसरे फॉर्म में R12 बार को भी मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। सो ये नंबर 3 है, एक्चुअली नंबर 3, क्योंकि 2 तो वो था सर जी। R12 बार को R1 बार माइनस R2 बार करके बिल्कुल वही लिखने का है साहब, बिल्कुल वही लिखेंगे। ओके सर। अब जैसे 1 को पढ़ रही है, 2 मार रहा है, माइनस साइन क्यों रहेगा? सॉरी इसको माइनस साइन क्यों रहेगा? कहां? क्योंकि हाँ सर। तुझे याद है ग्रेविटेशनल फोर्स वाज ओनली अट्रैक्टिव, जबकि दिस, अगर Q1 भी पॉजिटिव है लेट अस से और Q2 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में कौन से टाइप का फोर्स होगा? मतलब ये इसको क्या करेगा? डिश। यस। तो हमारा डायरेक्शन बिल्कुल सही है, इसलिए यहां पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। सो फ्रॉम द फिगर आई कैन एब्सोल्युटली प्रूव दैट R12 बार, जैसे मैं कह रहा था, सपोज 1 को पढ़ रही है, 2 मार रहा है, पुलिस स्टेशन कौन जाएगा पहले? 1 कंप्लेंट दिखाएगा ना कि ये मेरे को मार रहा है, फिर पुलिस वाले किसको बुलाएंगे? 2 को बुलाएंगे, चल आज चल, क्यों मार रहा है भाई इसको? सो R12 बार इज ऑलवेज R1 बार माइनस R2 बार। आपने देखा हमेशा पहले 1 फिर 2, पुलिस स्टेशन कौन जाएगा? पहले 1 फिर 2, कोर्ट कचहरी कौन जाएगा? पहले 1 फिर 2, तो हर जगह पहले 1 फिर 2, पहले 1 फिर 2, एंड एज अ रिजल्ट यहां ये सब लगा देने से F12 बार का इक्वेशन क्या बन जाएगा? लास्ट आइटम, F12 बार इज KQ1 Q2 ओवर मॉड R1 बार माइनस R2 बार क्यूब इंटू R1 बार माइनस R2 बार। क्या बात है, क्या बात है, एक एक जालिम इक्वेशन। आप ये बोर्ड पे आप तीनों फॉर्म देख सकते हैं, यूनिट वेक्टर वाला फॉर्म भी यहां नजर आ रहा है, हाँ सर। नॉर्मल वेक्टर वाला भी फॉर्म नजर आ रहा है, एंड वैल्यू वाला फॉर्म भी नजर आ रहा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट देखने लायक बात एक ही है, पहले 1 फिर 2, 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 हर बार पहले 1 फिर 2 ही आएगा। सो गलती से अगर आप बीच में भूल जाओ कि ये क्या था, तो ये याद रख लेना, जो आगे वाला नंबर है वो हमेशा आगे आएगा। सो अगर यहां 1 2 है तो इट विल बी R1 बार माइनस R2 बार, यहां भी वही। तो याद करना बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा तरीका है इस चीज को याद करने का। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने यही गलत ले लिया तो बाकी सब कुछ गलत बैठेगा। सो याद बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या किसको पढ़ रही है और कौन मार रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट थिंग, ओके, उसके बाद सारी बातें आती है। ओके, तो जैसे मैंने कहा था, सपोज ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? हिचकियां हो तो मैं लाल कलर में दिखाता हूं इसको। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी, utilizing this equation, what will be the force on 2 due to 1? Can anyone do that? Yes, sir. Very good. I love the yes sir. I love the sound of yes sir. Similarly, yes Ashwat, can you go? Sir, F21 bar. एक second, the electric force, just a moment, on Q2 due to Q1 is, yes sir, F21 bar. I'm waiting. फिर उसके बाद सर Q1 by K2 Q1 into Q2 upon R21 bar whole square into R21 क्या? तो मैं इस तरह लिखना चाहूं या जो भी कहो, R21 बार स्क्वायर, तू जो कहता है वो लिख देता हूं। अच्छा, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा?
फोर्स ऑन टू, अभी 2 को पड़ रही है, 1 मार रहा है, ऐसा होगा। Opposite. वाओ, Opposite. What's the displacement का opposite? दिस इज F21 बार। अच्छा, डू यू नोटिस K Q1 Q2 की वैल्यू सेम ही है। द मॉड ऑफ R21 बार इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, वो भी सेम है, सिर्फ क्या अलग है, डायरेक्शन। Yes, sir. Direction. So we can see that F12 bar is equal in magnitude but opposite in direction to of F21 bar. इसको देख के कोई लॉ की याद आती है? Newton's थर्ड लॉ, third law. Third law. isn't this Newton's third law? Reaction is equal and opposite reaction. Force on 1 due to 2 is equal in magnitude and opposite in direction to the force on 2 due to 1. So this is Newton's Newton's third law. third law of motion, and as a result equation 6 has proved that Coulomb's law obeys Newton's third law. इस तरह का भी थियरी क्वेश्चन हो सकता है कि prove that Newton's law obeys Coulomb's law obeys Newton's third law of motion. So equation 6 proves that Coulomb's law obeys Newton's third law of motion. Okay, so this was a very lovely idea. जितना फोर्स 1 पे पड़ेगा ड्यू टू 2, उतना ही फोर्स 2 पे पड़ेगा ड्यू टू 1, बस डायरेक्शन उल्टे होंगे। ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है। कोई शक इसमें? एनी प्रॉब्लम सो फार? then let's go to numerical number 2 and create some problems. अच्छा, आपको लिखना है तो लिख लीजिए फटाफट। न्यूमेरिकल 1.2 कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है मत पूछना, इट इज सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, पहला डेटा आया, Q1 इज 0.4 माइक्रोकूलम। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था माइक्रो तुरंत कन्वर्ट कर दो। अक्सर लोग मार तभी खाते हैं जब कन्वर्ट नहीं करते, सोचते हैं एंड में करूंगा, पर एंड में पता नहीं चलता, याद नहीं रहता। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम, -0.8 माइक्रोकूलम इज समथिंग इज 0.2 न्यूटन। ओके, एफ की वैल्यू मिल गई है। ओके, एंड फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? सिंपल क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड की बात चलिए। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट? ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड है, एंड सेकेंडली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये मांग गया है। अरे बहुत ही ज्यादा आसान चीज जी। -0.2 Newton. Yes, sir. Due to the first. फोर्स ऑन, What second due to first? तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट नहीं महाराज, Sir, आपने ऊपर वाले में F12 भी लिखा है। ये भाई ये पहले वाला 1 है, इसको पढ़ रही है 2 मार रहा है, वो फोर्स है 0.2 न्यूटन, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हाँ सर, ओके सर। एंड सेकंड वाले में, बी वाले में पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड, फोर्स ऑन द सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट। बरोबर है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई, चलो फर्स्ट वी नो द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, पर मुझे वेक्टर फॉर्म में कोई वो नहीं है, तो मैं सीधा स्केलर फॉर्म में लगाऊंगा F12 बार K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सिंपल भाई, F की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2, K की वैल्यू दीन दुनिया जानती है, Q1 की वैल्यू कितनी 0.4,
into 10 raised to minus 6. Can I write it as 4 into 10 raised to minus 7? And Q2 minus 0.8. पर मुझे माइनस इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन वैक्शन कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, मैं सिर्फ वैल्यू लिखना चाहता हूं, तो 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, क्योंकि यहां माइनस लिखने से कोई फायदा होगा मुझे? नहीं होगा, कोई मतलब है उसका? नहीं है. सो आर स्क्वायर, इसको ऊपर ले लिया, 9 इंटू 4 इंटू 8, 9 minus 7 is 2, 2 minus 7 is minus 5 over 2 into 10 raised to minus 1. 0.2 को 2 into 10 raised to minus 1 लिखा. 4 by 2 is 2, 8 2s are 16 and 16 9s are is 144 and minus 5 plus 1 10 raised to minus 4. पर ये आर स्क्वायर है, मुझे रूट लेना है अभी. Well, that was easy. 144 का रूट 12 and 10 raised to minus 4 का रूट 10 raised to minus 2 मीटर. आई एम श्योर यू नो 10 raised to minus 2 मीटर मतलब सेंटी. या तो 0.12 मीटर पकड़ लो या 12 सेंटीमीटर पकड़ लो, तुमको जो पकड़ना है पकड़ लो. ओके. एंड सर अब ये इसको फाइंड करना पड़ेगा क्या? नहीं, आप सीधा लिख सकते हैं. We know by Newton's law the magnitude of F21 bar is same as the magnitude of F12 bar. तो mod of F12 bar कितना है? 0.2 न्यूटन. तो ले, एंड अगर तुमको कोई बोले डायरेक्शन क्या होगा, तो इट विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर कोई पूछे तुमसे कि भाई क्या डायरेक्शन होगा F21 बार का, तो तुम बिल्कुल कह सकते हो कि F21 बार विल बी इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू F12 बार. इज दिस अग्रीएबल? ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ओके. अब मैं एक खतरनाक सम कराने जा रहा हूं. ओके, आपको करना है खतरनाक सम. करेंगे? ओके. एक्चुअली पहला सम जो है ना वो इजी है, उसके बाद का जो वेरिएशन है ना वो थोड़ा खतरनाक है. मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल 12 एंड न्यूमेरिकल 13. सो स्टे विथ मी, आई विल टेक दिस ऑफ. न्यूमेरिकल 12 एंड वेरी गुड. मैं फिर से करा देता हूं, कोई दिक्कत 12 में? ओके. 12th वाला आसान था, तो मैं 12th वाला फटाफट करके 13th के ऊपर जाता हूं. पहले फटाफट 12th वाला कर लेते. टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स A एंड B हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर. तो ये स्फीयर A है, ये स्फीयर B है, एंड ये है 50 सेंटीमीटर. सो विल राइट द फर्स्ट डेटा R is 50 centimeter या 0.5 meter. Okay, this is the first data we'll write. Then what do we write next? What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each sphere, इस पे चार्ज Q, दोनों पे सेम ही है, ये QA है, ये QB. QA is same as QB, which is how much? 6.5 into 10 raised to minus 7 coulomb. Okay, the radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. Okie dokie. भाई Coulomb's law हमारे यहाँ सावधान है. According to Coulomb's law, F is equal to K QA QB. अब यहाँ QA QB लिखा है, तो just stay with me, upon R square. तो ये मेरा पहला इक्वेशन, और मैं धमाधमी मचाऊंगा. QA और QB दोनों सेम ही है, तो 6.5 इंटू 10 raised to minus 7, 6.5 इंटू 10 raised to minus 7, तो स्क्वायर अपॉन 0.5 द होल स्क्वायर. बूम बूम बूम. एंड आई विल वांट यू टू रॉक एंड रोल. 10 raised to minus 7 का स्क्वायर इज 10 raised to minus 14, and this is like 0.25. Somebody can provide me with an answer. 6.5 का स्क्वायर
42.25 so says 3.21 into 10 minus 8. I don't know that. 9 minus 14 is 10 raised to minus 5, and 9 into 42.25 divided by 0.25, that's 1521. 15.21 into 10 minus 3. बराबर है ये. And so 1 2 3, your force 1.52. Is this okay? Yes, sir, it's okay. 1.52 into 10 to minus 2. मैंने 3 जीरो उड़ा दिए, 1 2 3, तो माइनस 5 में से 3 जीरो उड़ गए, 10 to minus 2 बचा. ये था पार्ट ए. अब पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी ये कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अमाउंट. ओहो, सो एफ डैश फाइंड करना. Yes, sir, you go. ये अब हो गया 2QA, ये A है, और डिस्टेंस भी क्या हो गया? हाफ हो गया. अरे अरे अरे, हाँ, sir. 2QB 5 हो गया. एंड डिस्टेंस जो है उसको R/2 पकड़ो. हमने पहले R पकड़ा था ना, तो अब R/2 पकड़ेंगे और फोर्स अब क्या है वो देखेंगे. ओके भाई, न्यू फोर्स F डैश is KQA dash QB dash by R dash square. कुछ इसी प्रकार का मैंने स्पॉट टेस्ट में भी पूछा था. हाँ, sir. 2QA उसका same आ रहा है. R/2 the whole square. Okay, I think I'll have to take this much out in order to satisfy this. Can I do that? Okay. भाई याद रखना F is equal to KQA QB by R square. हाँ, Sir, इसका 16K QA QB by R square है. आने दे बेटा, आने दे. R/2 the whole square is R square by 4. ये 4 नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा. 16 KQA QB by R square. ये KQA QB by R square, isn't it F? Yes, sir. Yes, sir. 16. So I got a very lovely idea here, 16F, and if you want, I can put the value of F from here, 1.52 into 10 raised to minus 2. Is there anyone who can provide me with an answer? 24.32 into 10 raised to minus 2. So इस सबको चले जाना है. बहुत शांति से कैलकुलेशन करते हैं तो अक्सर जवाब आ जाता है. इट इज 0.24 न्यूटन. अग्रीएबल? कोई शक? शांति से सब करोगे तो सब आंसर बैठ जाएगा. गलती से 2 2s are 4 और ये वाला 4 मत काट बैठना. ये 4 ऊपर चढ़ने वालों में से है. ओके ओके, सो ये था 12. और अब बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल. मैं खतरनाक नहीं कहता हूं इसको, पर हाँ, पर ये जो है ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ न्यूमेरिकल है, जिसको शांति से पढ़ के ही इसका आइडिया क्लियर हो सकता है. ओके, तो शांति से पढ़ने का वादा, एंड न्यूमेरिकल करेंगे ज्यादा. तो न्यूमेरिकल तेरा नाम है तेरा. ओके, क्या कहता है? सपोज द स्फीयर्स A एंड B इन एक्सरसाइज 1.12 had identical sizes. ओके, सेम साइज के हैं. तो ये A है, ये B है, एंड याद रखिए दोनों में चार्ज सेम ही है ना. मैं इस बार QQ का नाम देता और डिस्टेंस क्या देता हूं? R. ओके, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज. अच्छा, सबसे पहले भाई इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? KQA QB by R square. QA की जगह Q, QB की जगह Q over R square, which gives me ओके. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1. सर अब क्या? हाँ,
कहीं भी वेक्टर की बात चली है क्या? कहीं भी वेक्टर का कोई जिक्र है बार या ऐसा कुछ नहीं है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों ला रहे हो? इट इज स्टिल अ वेरी स्केलर टाइप सम. अब देखो क्या कहता है, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड is brought in contact with the first sphere, then brought in contact with the second and finally removed from both. Sir, अर्थात मतलब देखो ध्यान से, एंड फाइनल क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन? ओके भाई बहुत शराफत से, ये रहा A जिसका चार्ज है Q, इसके साथ एक अनचार्ज स्फीयर टच किया गया, लेट अस कॉल इट C, फिलहाल चार्ज है 0. दो जिस्म एक जान हो गए. व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम? Q. एंड अब जब दोनों को अलग अलग किया जाएगा तो हर एक पे कितना चार्ज होगा? तो C पे अब होगा Q/2, A पे भी Q/2. इज दिस एब्सोल्युटली एग्रीएबल? कोई शक नहीं. अब इस C को ठा करके मैं B को टच करने जा रहा हूं. आओ मेरे साथ मेरे दोस्तों, ये B है जिसका कितना चार्ज था? Q. और इसके साथ अब C को टच करा. बताओ जरा, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम? बिल्कुल, सो टोटल चार्ज है Q प्लस Q/2 विच इज 3Q बाय, एंड अब मैं दोनों को अलग थलग करूंगा तो 3Q/2 के दो टुकड़े होंगे. 0.75. अरे 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 अरे, दिस विल बी 3Q/2/2 मतलब 3Q/4 एंड C का होगा वही सेम 3Q/2/2. पीपल, सम यहीं खत्म हो गया है, बट इन एसेंस यहीं खत्म हो गया. बस आपको यह समझना था कि मेरे पास एक ही अनचार्ज स्फीयर है C. पहले उसको A के साथ टचिंग किया, A के साथ टच करके जब अलग किया मैंने तो C पे भी Q/2 आ गया, A पे भी Q/2 आ गया. अब ये C को उठा करके मैंने B के साथ टच किया, C पे अब चार्ज था Q/2, B पे ऑलरेडी Q है, सो Q प्लस Q/2 इज 3Q/2. एंड अब दोनों को अलग अलग करने पर इसमें आ गया 3Q/4, इसमें आ गया 3Q/4. एंड नाउ ये डिस्टेंस में कोई चेंज किया है क्या कि सेम डिस्टेंस है? सेम डिस्टेंस है. सो अब फिर से A और B. भाई A पे कितना चार्ज है अभी? Q/2. B पे कितना चार्ज है अभी? और डिस्टेंस दोनों के बीच में R. भाई न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स F डैश इज KQA डैश QB डैश, बाई डिस्टेंस तो सेम ही है तो R². QA डैश की जगह मैं Q/2 पुट कर रहा हूं, QB डैश की जगह मैं 3Q/4 पुट कर रहा हूं और आनंद उठा रहा हूं. मैं कहां उठाऊं इसको? इधर ले लो. मैं ये F को रखना चाहता हूं. अच्छा ये दोनों को हटाओ यार, हटाओ. सब्र करो बेटा, सब्र करो, सब आएगा. QA डैश Q/2, सब्र का फल मीठा होता है और सब्र का न्यूमेरिकल तो स्कोरिंग होता है. ये नया लाया. 4 2 जार 8, ऊपर से 3 नीचे से 8. KQ²/R² को पहचाने, ये F है. सो F डैश लेडीज एंड जेंटलमैन इज 3/8. क्या बात है. बोलो, क्या हमसे F लगाने की उम्मीद रख रहा है कि F को 1.52 लगाऊं या ऐसा कुछ? नहीं. सर हाँ वो जो न्यूमेरिकल में F की वैल्यू आई थी वो डालनी है. ओके, तो डाल देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई. सेम स्फीयर जैसी है. क्या है? सेम स्फीयर जैसी है. हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है.
वी नो, अब यहां पे तो हमको पता नहीं है, बट न्यूमेरिकल 12 से हमको पता है, फ्रॉम न्यूमेरिकल 12 हम जानते हैं F इज इक्वल टू कितना 1.52 था ना, उतावला उतावला है तो यार, बड़ा उतावला है। 5.7 into 10 raised to minus 3 Newton. सही, 5.7 into 10 raised to minus 3 Newton. 0.57 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 न्यूटन, जिसको सही करके यो एक ले लिया मैंने, विच इज 5.7। इज दिस एब्सोल्यूटली डन डनाडन पीपल? कोई शक, कोई भी शक है इधर उधर किधर का भी? No, sir. सो सबसे इंपॉर्टेंट यही था। इफ यू रिमेंबर, आई थिंक हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया था, जिसमें एक अनचार्ज स्फीयर ए को लगाया गया था सी, और दूसरा अनचार्ज स्फीयर बी को लगाया गया था डी। दो अनचार्ज स्फीयर यूज किए थे इलस्ट्रेशन 5 में, पर यहां एक ही स्फीयर को बारी बारी उठा के टच कराया जा रहा है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस एंड दिस इज द बिगेस्ट क्रक्स ऑफ दिस सम। टेक इट अप, चेक इट आउट। ओके, बिफोर आई मूव ऑन टू द अदर टॉपिक, इट्स अ स्मॉल नोट आउट हियर। मुझे अचानक याद आया कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अक्सर ये माना जाता है कि एटम्स जो है ना, आई थिंक अब तक आप लोग ये मानते होंगे कि एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड दीज आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ऐसा माना जाता है। बट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं, मे बी इलेक्ट्रॉन इज इनडिविजिबल, नो डाउट, but protons and neutrons are divisible further. It is seen that protons and neutrons are made up of smaller particles called quarks. नाम तो सुना होगा शायद 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में मैंने इस चीज का जिक्र किया था, मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। एंड 6 टाइप के क्वार्क्स हैं जिनका प्रेजेंस हमको पता चला है। 6 टाइप के क्वार्क्स, लेट मी नेम देम। अप क्वार्क, उसको U कहते हैं और उसकी वैल्यू है +2/3e। फिर है डाउन क्वार्क, जिसको D कहते हैं, उसकी वैल्यू है -1/3e। बाकी के 4 क्वार्क की वैल्यू हमको पता नहीं, हमको सिर्फ अप क्वार्क की वैल्यू पता है और डाउन क्वार्क की वैल्यू पता है। फिर मैं आपको बाकी के 4 नाम बता देता हूं, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज। अप डाउन टॉप बॉटम तो एलिमेंट्री है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चार्म एंड स्ट्रेंज आर नेम्ड आफ्टर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज नेम्ड आफ्टर द गाय हु डिस्कवर्ड दिस क्वार्क। आई थिंक इट वाज डॉक्टर चार्मिंग और समथिंग लाइक दैट। सो उनके नाम से ये है। और जिस टीम ने इस क्वार्क को डिस्कवर किया उनको इसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगा, सो दे कॉल्ड इट डॉक्टर स्ट्रेंज। राइट, नॉट डॉक्टर स्ट्रेंज, दिस इज स्ट्रेंज। ओके, अच्छा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये 2 क्वार्क्स हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। ये पता चला है, अब ये ध्यान से सुनिएगा, कि प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, 2 अप और 1 डाउन, UUD। इसका मतलब 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। अगर आप चाहो तो मैं इसका हिसाब लगा देता हूं आपके लिए। अप क्वार्क की वैल्यू कितनी, +2/3, अप क्वार्क की वैल्यू कितनी, +2/3, डाउन क्वार्क की -1/3। भाई हिसाब लगाओ, नीचे 3, बाहर E, 2 + 2 4, 4 - 1 3, एंड 3 कट। क्या प्रोटॉन का चार्ज +E होता है? जी हां, होता है। फिर न्यूट्रॉन
is also made up of 3 quarks. UDD is a wood is UDD, एक अप 2 डाउन. हिसाब किताब के बगैर तो मानेंगे नहीं आप लोग. तो +2/3 डाउन क्वार्क कितना -1/3 -1/3 नीचे 3 बाहर ही 2 - 1 1 1 - 1 0. And how much is 0 by anything? 0. So isn't a neutron electrically neutral? Okay. Yes. इसको देख के किसी को कोई शक होता है, कुछ पूछना है किसी को? ये तो मैंने इंफॉर्मेशन दे दी. नहीं? अच्छा. हाँ. सर ये फ्रैक्शन में कैसे आया? वेरी गुड, वेरी गुड. जिसने भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है उसने ये पढ़ा है कि Q = NE, सबसे छोटा n का वैल्यू तो 1 होता है, तो सबसे छोटा चार्ज तो ये होता है. ये तो 2/3 1/3 ये फ्रैक्शन में कैसे आ रहे सर? इंटीजर होना चाहिए. बिल्कुल, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है. बट लेट मी गो बैक टू क्वांटाइजेशन. क्या लिखा था मैंने? एवरी चार्ज इन द यूनिवर्स. व्हेन आई से एवरी चार्ज इन द यूनिवर्स, इट इज अ फ्री चार्ज. यू नो, जो चार्ज हमको दिखता है फ्रीली अवेलेबल है, तो वो सबसे छोटा चार्ज है इलेक्ट्रॉन का. मैं तुमको कहता हूं ये लो 1 इलेक्ट्रॉन, तो तुम ले सकते हो, लाओ, हां 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया. बट मैं डाउन क्वार्क या अप क्वार्क को फ्रीली नहीं देख सकता. मैं तुझे ये नहीं कह सकता कि ये ले बेटा, ये अप क्वार्क. नहीं, दे डोंट अकर फ्रीली, दे ओनली अकर इन झुंड. झुंड नो यू, ग्रुप्स. ये 2 अप और 1 डाउन क्वार्क का झुंड है, तो इसमें से अप क्वार्क अलग करके नहीं ले सकता कि ये लो बेटा अप क्वार्क, एंजॉय करो अपनी जिंदगी. ना, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये झुंड में ही एग्जिस्ट करते हैं. सो दीज आर नॉट फ्रीली अवेलेबल इन नेचर. यू कैन गिव अ बॉडी एन इलेक्ट्रॉन, बट यू कांट गिव अ बॉडी अ क्वार्क. No, because quarks are not freely available. They only occur in groups. Okay? So I hope आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको. Alright? Let's go on. And now let's go on to the last. Sorry? अभी तक इन पे सब पे रिसर्च चल रहा है. We have not yet understood many things about these quarks, these 4 quarks. जैसे हमको कुछ और जानकारियां मिलेंगी, रिसर्च स्टेज में है ये, शायद कुछ और चीजों पे भी उनका भी राज क्लियर हो. We don't know. So the last topic is coming up: force between multiple charges, or you can also call it by my favorite name, Superposition principle. oh yes sir, I love this principle. सर इसका मतलब क्या है भाई? अब तक कूलम्स लॉ में हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 देखा, 1 पे 1. पर अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो तो सर मतलब क्या है? दिखा देते, डायग्रामेटिकली ही मतलब समझा देते. Yes, sir. ये लाइन सीधी है कि टेढ़ी है? Sir, 3 dimensional बनाओ, sir. हाँ, नहीं, अब मेरा यही काम रह गया 3 डिमेंशन में बनाना. सही है बाबूजी, आप तो जो है बस कमाल करो. मैंने कोशिश की है कुछ बनाने की, बट पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा. लेट अस सी. ये है 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3, और ये इनके पोजीशन वेक्टर्स. अच्छा, Q1 को नीचे बनाओ, यहाँ पे Q2 को, हाँ अच्छा जहाँ बनाओ ना सर. ये है R2 बार, ये है, अरे 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 बीच में हेजिटेट हो गया. R1 bar. हाँ, पर बीच में हेजिटेट हो गया मैं. देखा, जाना चाहे जापान पहुंच जाता है चीन. देखा, अभी भी नहीं पहुंचा. पहले लाइन मारने का रहता है. ओके, ये है R3 बार. सो सबसे पहले मिशन टेम्पलेट समझ लो. कंसीडर
3 charges q1, q2 and q3 at position vectors r1 bar, r2 bar and r3 bar respectively. Okay, ये चाहते क्या है हम? We need to find the net force on charge Q1. ये Q1 का है सर, Q1 ही दिखाई नहीं दे रहा है, ये ना, ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है. Q1 पे नेट फोर्स फाइंड करना है. सबसे पहली बात, Q1 पे कौन से चार्ज फोर्स मारेंगे? सर 2 मारेगा, 3 मारेगा. सो द नेट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 and Q3 is very important equation coming up. भाई इस फोर्स ऑन 1 फाइंड करना है ना, तो we'll call it F1 bar. सबसे पहले 1 को कौन मारेगा? सबसे पहले 1 को कौन मारेगा? 2. उसको नाम क्या दिया जाएगा? F12 बार. फिर 1 को कौन मारेगा? 3 मारेगा. We'll call it F13 bar. So can you see the net force on 1 is equal to the vector sum of the forces on 1 due to individual charges. This is what is called superposition principle. शायद वेव्स में हमने किया था, वो याद हो आपको? अब ये आसान हो गया. या तो अब जैसे ये F1 बार इज इक्वल टू F12 बार और प्लस F13 बार है. जी. जैसे हमने किया था वो वेक्टर्स वाला आज जो किया, वैसे ही हम इसमें इक्वेशन डाल देंगे ना डायरेक्ट. बस ये डाल ही रहा हूं. देख, K Q1 Q2 ओवर मॉड R12 बार स्क्वायर इंटू R12 का F13 बार K Q1 Q3 ओवर मॉड R13 बार स्क्वायर. इजी पीजी जापानीजी, कोई दिक्कत? सो फिर ये वैल्यूज डाल करके तुम इसका काम तमाम कर सकते हो. पर सबसे पहले मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख दूं कि द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस is equal to the vector sum, the keywords vector sum of the forces on that charge due to, इतना नीचे नजर आ रहा है, इंडिविजुअल चार्जेस. ओके, मुझे सिर्फ वेक्टर सम दिखाना था आपको, तो वेक्टर सम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया. सो अच्छा, तो F1 बार इज इक्वल टू F12 बार प्लस F13 बार. अगर आप चाहो तो यहां पे मैं इसका रिजल्टेंट बना देता हूं. अच्छा, 2 1 को कैसे मारेगा? ये है F12 बार. अच्छा, 3 1 को कैसे मारेगा? ढिश. कैसे मारेगा? ढिश. अरे इसको ऐसे बनाने क्या करो, ढिश किया. एंड इन दोनों का बाय प्यारे लल्लो ग्राम लॉ. डू यू रिमेंबर प्यारे लल्लो? गुण भी मत प्यारे लल्लो होगी तो आके मिलो. आहा क्या बात है, इतना सोना नंबर है. आहा क्या बात है. F12 बार F12 बार F13 बार डन डन. और ये मस्त प्यारे लल्लोग्राम से मैंने इसका आंसर निकाल लिया है. F1 बार दिखा दिया आपको. क्या मैं डायग्राम उड़ा सकता हूं या नहीं? सर क्यों इतना जुलम कर रहे हो? अच्छा, मैं n चार्जेस के लिए करना चाहता हूं. सपोज देयर आर n चार्जेस. सपोज कीजिए, ये टाइम पास है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये ठीक है. सपोज देयर आर n चार्जेस जिसके नाम है Q1 Q2 Q3 टक टक टक.
Qn. हमको क्या फाइंड करना है? नेट फोर्स ऑन Q1. भाई Q1 पे कौन कौन मारेगा? नाउ आई थिंक आई कैन टेक दिस ऑफ. आप ये इक्वेशन लिख लीजिए खास. ओके वैसे तो मैं डायग्राम भी उड़ा सकता था, ये सिर्फ आपके लिए डायग्राम रखा मैंने. आई एम टेकिंग द राइट साइड ऑफ. हाँ Yes, sir. भाई भले मैं राइट साइड ऑफ ले रहा हूं, बट आई होप दैट यू स्टिल रिमेंबर व्हाट टू डू. द नेट फोर्स ऑन Q1 due to other charges, don't you agree? I can write it as F1 bar is F12 bar. ओके एंड अब आपको ये चीज को ओपन अप करना है, तो आप वही करो Q1 Q2 ओवर मॉड R12 बार स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस Q1 Q3 ओवर मॉड R13 बार स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस टक 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 प्लस Q1 Qn over mod R1n square into R1n cap. अग्रीएबल? एंड ये इतने सारे टर्म्स हैं, मैं एक ही समेशन के टर्म में लिख सकता हूं फाइनली. सो F1 बार, अब इसमें से डू यू सी KQ1 बाहर आ जाएगा. समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, 1 से नहीं 2 से लेकर n तक, QI ओवर मॉड R1I बार स्क्वायर इंटू R1I कैप. कुछ लोग इस इक्वेशन को देख के भौरा उठते हैं, यार ये क्या बना दिया. अरे कुछ नहीं यार, जैसे समेशन में I इक्वल टू 2 लगा पहले, तो Q2 ओवर मॉड R12 बार स्क्वायर इंटू R12 कैप, ये रहा पहला, प्लस फिर 2 के बाद 3 लगा, Q3 सबके आगे KQ1 तो है ही, Q3 ओवर मॉड R13 बार स्क्वायर इंटू R13 कैप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. You don't need to do anything with this equation. It's just a theoretical part. Okay, check it out. And now before we end the session, I think I'll go and do numerical number, my last numerical of the day. I think that would be illustration number 6, one of the most important numericals of today. Illustration 1.6. Yes. Sorry. Somebody saying something? I'm taking this off. And make no mistake, illustration number 6 is one of the most important numericals of the day. आपको घर पे जाके इसको 2 बार सॉल्व करना होगा. सर ऐसे कुछ आपने 11th में वो ग्रेविटेशन के साथ बिल्कुल बहुत अच्छी याददाश्त आपकी. जैसे 8.2 3 मार्क्स पे. हाँ, बस यही याददाश्त के साथ अच्छा लॉजिक और सही सॉल्विंग हो जाए तो माशाअल्लाह क्या बात है. सो मैं इसको अलग अलग तरीकों से भी पूछ सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट. सो इलस्ट्रेशन 1 पॉइंट क्या नंबर बताया था? 6. अच्छा, आई होप आप डायग्राम देख रहे. मेरे पास 3 चार्जेस है. इट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल पीपल. Is it looking like a good triangle? Okay, looking like a good triangle. This is Q1, I'll call it Q. This is Q2, again Q. And this is Q3, it's again Q. और ये equilateral triangle है, each side length L 60 डिग्री होता है, I'm sure you know. And यहां बीचों बीच सेंट्रॉइड है इसका नाम है G, बराबर. एंड इस पे कौन सा चार्ज रखा है? बड़ा क्यों रखा है? बड़ा क्यों? ओके, बड़ा क्यों रखा है? नाउ वी नीड टू फाइंड. अच्छा, दिस इज G इज अ सेंट्रॉइड. पॉइंट G इज सेंट्रॉइड, अर्थात
this point is at equal distance from all 3 points. I think they have called this point A, this is point B, and this is point C. Correct me if I'm wrong. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. एंड ये जो सेंट्रॉइड है ना, शायद मेरे डायग्राम में थोड़ा सा अलग लगता है, बट इट्स नॉट अ वेरी एक्यूरेट डायग्राम. आई हैव ट्राइड टू मेक इट ओकेश. ओके, दिस इज पॉइंट जी. तो ये सेंट्रॉइड जो है वो तीनों वर्टाइसिस से इक्वल डिस्टेंस पे है. दैट इज ए जी इज सेम एज बी जी इज सेम एज सी जी, एंड लेट्स कॉल इट आर. लेट्स कॉल इट व्हाट? आर. अब कोई अगर चाहे कि सर मुझे आर की वैल्यू चाहिए होती है, ओके भाई, तो एक काम करते हैं, तेरे को आर की वैल्यू चाहिए ना, तो ये इतना जो है ये L/2 है, एंड इक्विलैटरल है तो ये 60 है, तो आधा कितना होगा उसका? 30. एंड तेरे को इसको कोई नाम देना. अच्छा, cos 30 फ्रॉम फिगर, cos 30 isn't it adjacent? अच्छा, let's call this something. Let's call this point as D. Okay, if you don't mind. तो in figure, in triangle BGD, it's not relevant to the sum, but still मैं R की वैल्यू फाइंड कर देता हूं आपको, कहीं कभार कोई पूछ ले. तो cos 30 is adjacent BD over hypo BG. If you're looking at BD, it's half, तो L/2, and BG is simply R. तो R ऊपर ले जा करके, I am going to take this off. It's not relevant to my solving and sum, but anyways, L/2 cos 30. मैंने cos 30 को नीचे उतार दिया. भाई anybody cos 30? √3/2 Yes, sir. and 2 कट, एंड इधर से मुझे R क्या मिलता है? L/√3. जस्ट इन केस, जस्ट इन केस L/√3. मैं इस चीज को उड़ा रहा हूं, मैं ये सब कुछ उड़ा रहा हूं. आप चाहो तो आप इतना लिख सकते हो, डोंट वरी, वीडियो में आ जाएगा. बस सिर्फ मैंने R और L का रिश्ता आपके सामने दिखाने की कोशिश की है. AG, BG और CG ये सब R है, जिसकी वैल्यू L/3 है. आप चाहो तो मैं यहां पे L/3 एज अ सुवीनियर लिख के रखता हूं, बिकॉज आई एम टेकिंग ऑल दिस ऑफ. आई डोंट नीड टू यूज इट, सो आई एम टेकिंग दिस ऑफ. ओके, कैन आई टेक दिस ऑफ? से यस, से यस. Yes, sir. ओके, ओके, थैंक यू सो मच. एंड इसके साथ ही इन सब के निशानात भी मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि इन सब की किसी की कोई जरूरत नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं डायग्राम के साथ, अब इतने सारे मेहमान होंगे घर में तो मारा मारियां हो जाएंगी. तो हमने डायग्राम की क्लैरिटी बना दी. फिर से वही डायग्राम आ गया. ओके, नाउ क्वेश्चन है टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन जी. नेट फोर्स, सो वी नीड टू फाइंड F G बार. अच्छा, अब कुछ भी करने से पहले एक बात जरा देखो गौर से डायग्राम को. G पे कौन कौन फोर्स मारेगा? A मारेगा, B मारेगा और C मारेगा. तीनों मारेंगे, A, B और C तीनों फोर्स मारेंगे इस पे, G पे. ओके, तो अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड्स फाइंड कर लेते हैं, फिर डायरेक्शन की बात करते हैं. फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए. फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, we'll call it FGA. FGA is K Q1 Q2 by R square. अच्छा, G पे कितना चार्ज रखा हुआ है देखिए जरा, बड़ा Q. A पे कितना चार्ज रखा है देखिए जरा, छोटा Q. एंड G और A के बीच में डिस्टेंस कितना है? R. सो FGA is K बड़ा Q छोटा Q by R square. Agreeable?
पीपल। Yes, sir. अच्छा, सिमिलरली व्हाट विल बी फोर्स बिटवीन जी एंड बी? के बड़ा क्यू छोटा क्यू बाय आर स्क्वायर। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन जी एंड सी? के बड़ा क्यू छोटा क्यू बाय आर स्क्वायर। सो इजंट दिस सेम एज एफ जी बी एंड इजंट दिस सेम एज एफ जी सी? तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। ओके, तीनों फोर्सेस एफ जी ए, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, विच इज के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सब मिलके क्यू को मार रहे हैं, ये वाले को। अच्छा, ए जो है क्यू है, ये क्यू है, दोनों का साइन सेम है। ये और ये के बीच में किस टाइप का फोर्स होगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? क्योंकि दोनों की साइन सेम है तो रिपेल करेगा। तो ये इसको कैसे रिपेल करेगा? डिच के आओ। रिपेल कैसे करते हैं? तो ये इसको कैसा धक्का मारेगा? डिच के आओ। ऐसा। इज दिस ओके? दिस इज फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए। अगर अट्रैक्शन होता तो ऊपर की ओर होता, जा, पर ये रिपल्शन है, चला जा, टिच के आओ। अच्छा, ये बी वाला जी को कैसे मारेगा? ये क्यू है, ये छोटा क्यू है, रिपल्शन अगेन। ओके, सो दिस इज एफ जी बी एंड ये इसको क्या करेगा? फिर से रिपल्शन। It is imperative that you understand how I have made the three forces. ये G, ये वाला Q, ये इसको कैसे मारेगा? डिस्क के नीचे। ये हो गया तेरा एफ जी ए। फिर यहां एक और Q है, ये इसको कैसे मारेगा? डिस्क के आओ, ये तेरा एफ जी बी। यहां एक और Q है, ये इसको कैसे मारेगा? डिस्क के आओ, ये एफ जी सी। तीनों की तरफ से रिपल्शन होने पर ये तीनों फोर्सेस के डायग्राम आ गए। Is this second part clear? Is the direction clear? Yes, sir. Acha, let me draw these three forces in a new setting, in a new Cartesian coordinate system. नहीं, मुझे सिर्फ फोर्सेस दिखाने हैं ना, मुझे ट्रायंगल की जरूरत नहीं है अब। तो आई एम गोइंग टू मेक अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बैड कोऑर्डिनेट सिस्टम। This is x, this is y, and I'm only going to draw FGA, FGB, and FGC. So this is FGA, this is FGB. This becomes much clear. काम करने की सहूलियत होती है इसमें। अच्छा, ये पूरा 360 है, इसको तीन एंगल्स में डिवाइड किया है, तो हर एक कितना होगा? 120, 120, 120 एंड इतना 90 है, तो 120 माइनस 90, तो इतना कितना होगा जी? और ये भी कितना होगा जी? तो ये 120, ये 120, ये भी 120। मैं किसी एक का पकड़ के देखता हूं, ये 120, इतना 90, तो बाकी कितना बचा? 30। बाकी सब आइटम को हटा के सेम टू सेम, सेम टू सेम, बिल्कुल। नाउ भाई, नेट फोर्स ऑन जी, एफ जी बार will be force on G due to A bar plus force on G due to B bar plus force on G due to C bar. And now let's take components. G, पहले X, so FGX, सबसे पहले FGA का X component निकालो तो। Can you see FGA is lying entirely on the y-axis, so its x component is 0. FGB का x component, भाई जिसके साथ थीटा उसके साथ cos, so FGB is making angle 30 degree with the x-axis. FGB cos 30, कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव, so FGB cos 30. एंड अब FGC का x component,
FGC भी 30 डिग्री बना रहा है, तो FGC cos 30, FGC cos 30 बट नेगेटिव नेगेटिव Yes. negative होगा. FGB FGC दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो FGB cos 30 minus FGC cos 30. Let's you can call this F if you want. Let's call this F. तो क्या सहूलियत रहेगी? So this is F cos 30 minus F cos 30, which is big fat Aujo. अब जो हो गया. Yes sir. FGX is equal to 0. अब Y का मामला, FGY. Anybody helping me with FGY? Can I take this all off? Yes sir. और ये भी चाहो, अच्छा इसको रखते हैं यार, y कंपोनेंट FGY. भाई सबसे पहले FGA का y कंपोनेंट, FGA पूरा का पूरा ऑन द y एक्सिस, सो पूरा का पूरा F, बट इजंट इट नेगेटिव? Minus 30. Yes sir. फिर FGB का y कंपोनेंट, FGB sin 30 पॉजिटिव y में, 930. Positive. एंड FGC sin 30 वो भी पॉजिटिव. भाई अपना हाथ जगन्नाथ, हाथ को यूज करें और पॉजिटिव नेगेटिव का आइडिया निकालें. FGA का भी वैल्यू F ही है, एंड sin 30 इज हाफ. ये F by 2 plus F by 2, isn't it F? F होगा और F minus F zero. Oh God, oh God. तो हमको FGX भी 0 मिला, FGY भी 0 मिला, एंड एज अ रिजल्ट ये उड़ा देता हूं, नेट फोर्स, अरे नेट फोर्स ऑन G लिखा रहता तो अच्छा रहता, काम बन जाता. सो नेट फोर्स ऑन G, Sir textbook में तो epsilon zero लेके के लिखना रहता है. अरे लॉजिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. FG बार इज FGX I कैप प्लस FGY J कैप. FGX कितना 0, FGY कितना 0, सो दिस इज 0 I कैप. Plus zero J cap. सो FG इज इक्वल टू 0 न्यूटन. On लग रहा है sir. ऑन है तो ऑन है, ऑफ नहीं होना चाहिए बस. अच्छा ये सवाल तो ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया. मैं इसके एक्स्ट्रा में आपको एक सम दिखाना चाहता हूं, जिसमें जो आपको करना है ये एक्स्ट्रा होगा, मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे. सपोज ये Q की जगह Equal to Q. माइनस Q होता तो कहां फर्क आता? क्या FGA FGB FGC की वैल्यूज में फर्क आता? नहीं सर, FG ऊपर होता. FG ऊपर. सबसे भाई बारी बारी करके देखो, पहले मैग्नीट्यूड, क्या FGA के मैग्नीट्यूड में फर्क आता? नहीं, क्योंकि ये माइनस Q का मैग्नीट्यूड कितना है, Q, तो FGA वुड रिमेन सेम. द ओनली डिफरेंस इट वुड मेक वुड बी दैट FGA का डायरेक्शन जो इस तरफ है, अब ये माइनस इसको ऊपर लेगा ना, आजा. Yes sir. So this would be. Do you think you can find me an answer to this extra sum? Can you do that? Yes sir. Is that agreeable? Yes sir. It would be a challenging idea, but I think you can do this. Okay? याद रखना, मैग्नीट्यूड में साइन नहीं आती, मैग्नीट्यूड में सिर्फ वैल्यू आती है, साइन डायरेक्शन के लिए ही इंपॉर्टेंट रहती है. So I end it up here. Yeah, tell me. Yes, just a moment. So guys, just check this out and I'll see you next time. तब तक ये सम प्रैक्टिस करें. Thanks a lot.